हेलो एवरीवन। मेरा नाम है धीरज राहुजा और आज हम जोश बैच में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं भाई, दैट इज सॉलिड स्टेट। राइट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टुडेज गोल्स सॉलिड स्टेट कंप्लीट चैप्टर हम लोग आज कवर अप करेंगे भाई। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट की अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लिया होगा। वो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, तो उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी, है ना। कि वो रिजिड होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना। वो सब बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं। जो हमारा ट्वेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में भाई अब हम बातें करने जा रहे हैं। तो सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के सॉलिड होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को क्या बोलते हैं भाई, हम हमारा एमॉर्फस सॉलिड वाली चीज जो है वो बोलते हैं। राइट, सो ये दो कैटेगरी में मैंने बांट दिया इन्हें, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। राइट, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज बेसिकली आवर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जरा ध्यान से देखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर या फिर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होंगे वो बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पे होंगे। जैसे आप डायमंड का एग्जांपल ले सकते हो भाई, है ना। सो बेसिकली उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। मैं कुछ इस तरीके का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है वो बना रहा हूं। जैसे ये देखो, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है ना। यहां जा सकते हो ऐसा, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, है ना। यहां जाओगे तो ए मिलेगा, यहां जाओगे तो बी ए मिलेगा, यहां जाओगे तो बी मिलेगा, है ना। सो इस तरीके का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। राइट, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज है बेसिकली, है ना। रेगुलर या फिर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो बिल्कुल सही बात। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हो गया भाई, अगर मैं एक डायरेक्शन में बढ़ने लगूंगा, सोचो ए ऐसे करके मुझे मिलता चला जाएगा। सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इसका सर, तो बिल्कुल सही बात। दिस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं डायमंड की, अगर बात करते हैं आयरन की, अगर बात करते हैं कॉपर की, सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं भाई। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक रेंज तक जाकर के मेल्ट हो रहे हैं। जैसे आयरन की बात करें तो लगभग 1500 के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इट इज फिक्स्ड, है ना। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। राइट, दे हैव शार्प एजेस एंड फेसेस। इनके शार्प एजेस होते हैं, शार्प फेसेस होते हैं भाई। राइट, बेसिक प्रॉपर्टी, दीज आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है भाई, अभी मैं आप लोगों को एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक दोनों के बारे में बताऊंगा, जरा बात को सुन लेना पहले। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। राइट, अब एमॉर्फस में जाते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा करते जाओ, जस्ट उल्टा करते जाओ। इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, सॉरी इसका ऑर्डर अरेंजमेंट था, इसका डिसऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएगा, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाएगा। राइट, और अगर यहां बात करते हैं, यहां लॉन्ग रेंज ऑर्डर था तो यहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। सर किस तरीके से, एक आधा एग्जांपल दीजिए। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा कि ए बी टाइप का, ऐसे कोई भी रैंडम अरेंजमेंट मान लो, है ना। जैसे ये मान लिया मैंने, इस तरीके का अरेंजमेंट। राइट, इस तरीके का कोई रैंडम अरेंजमेंट, है ना, जहां पर ऐसा कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके बाद यही आएगा। ठीक है, सो ये बिल्डिंग हम लोग बेसिकली रैंडम अरेंजमेंट। और बात करते हैं तो दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, मतलब कोई भी चीज ऐसे लंबी आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा था ना, मैंने बना करके दिखाया भाई, कहां गया वो, यहां गया, ये देखो, ऐसे टाइप का कोई ऑर्डर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई शॉर्ट रेंज का ऑर्डर आपको दिखाई देगा, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई यहां तक। दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये मेल्ट होते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा नहीं बोल दूंगा कि हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट यही है। जैसे बात कर लो ग्लास की, क्वार्ट्ज ग्लास की बात कर लो, कोल की बात कर लो, सो दे आर बेसिकली अवर एमॉर्फस सॉलिड। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। दे डोंट हैव एजेस एंड फेसेस। एजेस और फेसेस वाली बात नहीं होती है। जैसे सोच लो भाई, कोल की बात कर लो, है ना, तो उसका कोई ऐसा डिफाइन करोगे कि सर ये रही इसकी एज, ये रही इसकी फेस, नहीं करोगे, है ना। तो ये इसका एग्जांपल हो गया भाई।
दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान सुनना भाई, जरा गौर से सुनना। एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी ये क्या होता है, जरा गौर से सुनना। फॉर अ सब्सटेंस if the value of physical property is different when measured in different direction then the phenomena is called anisotropy। फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखना, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे भाई, हम उसे एनाइसोट्रॉपी बोलेंगे, और जो सब्सटेंस होगा उसको एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे। एनाइसोट्रॉपिक कौन सा था हमारा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था। डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया सर, तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग वो ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, सो वो वाली बात कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, दैट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी, ये बोलेंगे हम लोग। सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज बेसिकली अवर एनाइसोट्रॉपी। जबकि अगर मैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड की बात करता हूं, तो वो क्या चीज है भाई, सब जगह लगभग लगभग सेम टाइप का बिखरी हुई चीजें, है ना, सो दैट इज एमॉर्फस, तो सब तरफ लगभग लगभग सेम तरह की ही चीजें। सो वेयर एज मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन देन द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी, इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। तो भाई मेरे ख्याल से ये वाली बात आराम से समझ में आ गई होगी। डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन एनाइसोट्रॉपिक, सेम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज बेसिकली नोन एज आइसोट्रॉपिक, ठीक है, और जो सब्सटेंस होगा उसको एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बोल देंगे, तो बहुत बहुत इजी। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उन्हें सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, या फिर उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सर, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, उनकी फ्लो करने की क्या होती है भाई, टेंडेंसी होती है। जैसे मैंने यहां पर अभी अभी एमॉर्फस सॉलिड में एक ग्लास का एग्जांपल लिखा था यहां पर, है ना, तो भाई आप लोग देखो कि जो पुराने खिड़की विड़की होते हैं बहुत पुराने वाले, है ना, उनके जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, उनके फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं भाई, हमारा सूडो सॉलिड बोल लो, या इसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, एज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है भाई। चलिए, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया सर हमें। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, जरा ध्यान सुनना भाई, जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से हो गए सर हमारे, तो बेसिकली हो गया आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड, और होता है क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनसे आप बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी वाकिफ हो कि क्या क्या होता है भाई। जैसे आयनिक सॉलिड की मैं बात करता हूं, सो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटलिक सॉलिड में क्या होगा सर, यहां पर मेटलिक बॉन्ड होगा, ठीक है, यहां पर मेटलिक बॉन्ड होगा। नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा भाई, यहां पर आप लोग बोल लो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, यहां पर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हो जाएगा भाई, आपके वीक वेंडर वॉल फोर्सेस आप लोग बोल सकते हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, तो लंदन फोर्सेस, तो वो वाली चीजें जो आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखी हैं, ये वो वाली चीज है। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली बातें समझ में आ गई। सर एक आध दो इसके एग्जांपल्स दे दीजिए, तो चलो भाई दे देते हैं इसके एक आध दो एग्जांपल, ताकि ये वाली चीजें भी आप पे क्लियर हो जाएं। जैसे देखो, आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, जैसे NaCl ले लो, KCl ले लो, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो गए हमारे, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो गए भाई, हमारे आयनिक सॉलिड के एग्जांपल हो गए सर। मेटेलिक सॉलिड की अगर बात करते हैं, तो मेटेलिक सॉलिड में बेसिकली क्या होगा भाई, हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड होगा सर, है ना, बिल्कुल सही बात, मेटेलिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो चलो भाई जरा ध्यान से इस बात को सुनते जाना, जरा ध्यान से इस बात को सुनते जाना। ओके, एक मिनट बस। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेटेलिक सॉलिड की अगर हम यहां बात करते हैं, एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, हाँ भाई, चलिए देखिए, तो क्या है हमारे पास बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर हम बात अंदर सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो बेसिकली हमारे पास है आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड वाली चीज है, बिल्कुल सही बात। ओके,
अब अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूं, आयनिक सॉलिड, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज NaCl और KCl सोच लो, तो Na प्लस और Cl माइनस वाली चीज सर, है ना। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयंस के बीच में इंटरेक्शन होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा आयनिक सॉलिड। और अगर हम यहां पर बात करते हैं, जैसे मेटेलिक सॉलिड है, जैसे मेटेलिक सॉलिड है, तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है भाई, हमारा बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड होता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेटेलिक बॉन्ड वाली चीज क्या है भाई, जैसे देखो बेसिकली आयरन की बात करते हैं। सो क्या होगा, आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा भाई, लीव करेगा, और क्या बनाएगा, मान लो कि बाद इसने Fe2+ वाले आयंस बनाए। तो अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लीव करता है, सो हमें क्या मिलता है भाई, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलता है, जिसको बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल वाली चीज जो है वो बोलते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे समझ लो एक समंदर मिलता है ना। और उसमें ये चीजें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इन्हें हम बोलते हैं हमारा कर्नल्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, हमारे कर्नल्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे इन्हें हम लोग कर्नल्स बोलते हैं। तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास कर्नल्स पड़े हुए हैं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा भाई, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और मेटेलिक बॉन्ड जो है वहां पर क्या होता है, बनता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, राइट। जैसे अगर आप लोग ले लो आयरन ले लो सर, कॉपर ले लो सर, ठीक है। सो ये किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, हमारे मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए, वेरी वेरी इजी। अब बात करते हैं जैसे नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क या फिर कोवलेंट सॉलिड की बात करते हैं, तो भाई इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं हमारा, जैसे SiO2, SiO2 की बात करते हैं, है ना। तो सिलिका बेसिकली एक क्या हो गया भाई, कोवलेंट सॉलिड हो गया। और जैसे बात कर लो आप लोग डायमंड की बात कर लो, तो वो भी क्या हो गया भाई हमारे लिए नेटवर्क, 3D नेटवर्क बनना चाहिए, ठीक है। तो नेटवर्क या फिर कोवलेंट सॉलिड हम उसे बोलेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं, सो इसमें हम लोग अगेन 3 कैटेगरी में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है सर हमारी, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नॉन पोलर की कैटेगरी, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं भाई H2, तो H2 के बारे में जरा सोच के देखो सर, H2 जो है वो H और H है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर, बेसिकली सेम है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां रहेंगे भाई, बीच में रहेंगे, और कहीं किसी भी साइड में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वाली चीज डेवलप नहीं होगी, है ना। तो यहां पर क्या हो गया भाई, ये नॉन पोलर की कैटेगरी मैंने डाल दिया। मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी की बात करें अगर, तो उसमें एक कैटेगरी कौन सी आती है, पोलर वाली आती है सर। जैसे HCl ले लेते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या होगा भाई, जैसे HCl की बात की है तो क्या होता है भाई यहां पर, सर Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव। अगर Cl पर डेल्टा नेगेटिव, H पर डेल्टा पॉजिटिव हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, सो 2 पोल्स जनरेट हुए हैं एंड दे आर नोन एज पोलर, राइट। 2 पोल्स दिख रहे हैं ना भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। तो वो वाली चीज है। अब बात करते हैं अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, है ना। सो वहां पर क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है भाई, तो क्या होता है बेसिकली हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं HF की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, HF की, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे एक और HF ले लेते हैं भाई इस तरीके से, तो इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, या ऐसे ले लो यार, उल्टा नहीं करो, ठीक है, ऐसे ले लो, H और F ले लो, इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। सो इनके बीच में क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड वाली चीज जो है वो बकायदा हम बोल देते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है भाई, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। सो भाई इस तरीके से हम लोग हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स को क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, एक बार देख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके चलिए भाई, तो इतना समझ गए। ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं भाई। क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे कि आखिर क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। सो अ रेगुलर अरेंजमेंट of 3D space is called a crystal lattice. These points are called crystal points. Sorry, these points are called lattice points, and
दे रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब बेसिकली क्या है भाई, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या हो गया भाई, जैसे समझो क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होगा भाई, क्रिस्टल मतलब सर एक लगभग 3D स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वहां पर जनरेट होने वाला है ना। तो इतनी बात तो समझ में आती है सर हमें। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन दी 3D स्पेस मतलब क्या है, ऐसा समझो जैसे टाइल्स लगाते हैं, है ना। सो टाइल्स में एक टाइल लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर चौथा लगाया, है ना। अब सब टाइल्स के बीच में ना एक एक पॉइंट मार्क कर दो और उसको ज्वाइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको एक 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, जनरेट होता हुआ मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे सर हम तो सिर्फ जमीन में लगाएंगे, नहीं नहीं भाई पूरे तरफ लगा दो, है ना, 3D स्ट्रक्चर बना दो उसका, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या हो गया भाई, हमारा क्रिस्टल लैटिस वाली बात हो गई, ठीक है। जरा ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं भाई मैं। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन दी 3D स्पेस, पॉइंट्स का अरेंजमेंट करते जाना 3D स्पेस में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, ठीक है। 3D में स्ट्रक्चर बेसिकली, है ना, वो वाली चीज है। These points are called lattice point which represents the constituent particles। ठीक है भाई, चलो सर ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब बढ़ेंगे आगे, यूनिट सेल की बात करते हैं कि यूनिट सेल क्या हो जाएगा। सो यूनिट सेल बहुत ही सिंपल सी चीज, अ स्मॉलेस्ट यूनिट which when repeated in the 3D space generates the entire lattice is called a unit cell। जैसे देखो भाई एक आध एग्जांपल लेते हैं, है ना, समझ में आ जाएगा बहुत बड़े आराम से। जैसे ये लिया सर और इसी को एक और ले लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। चलो अब मैंने क्या किया यहां पर, अब मैंने यहां पर किया कुछ यूं, जैसे ये एक समझो, ये एक रहा मेरा बड़ा वाला क्यूब, ठीक है, ये रहा मेरा एक बड़ा वाला क्यूब। अब मैंने इस क्यूब में क्या किया, मैंने इस क्यूब को क्या किया भाई, 8 छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे करके तोड़ दिया। अगर मैंने इस बड़े क्यूब को ऐसे 8 छोटे छोटे क्यूब्स में क्या कर दिया, अगर मैंने ब्रेक कर दिया, तो ऐसे समझ लो कि वो पूरा का पूरा ये जो बड़ा क्यूब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे क्रिस्टल लैटिस को, और वो जो छोटे 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 क्यूब्स है ना, जिनसे मिलकर के वो क्रिस्टल लैटिस बना है, वो क्या हो गई भाई, हमारी यूनिट सेल, है ना। तो ये आराम समझ में आता है, ठीक है भाई। द स्मॉलेस्ट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड इन 3D स्पेस जनरेट्स द एंटायर लैटिस इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। ठीक है भाई, वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे देखो यहां पर आपको एक यूनिट सेल बना करके बताया गया है। अब यूनिट सेल यहां कौन सी वाली है भाई, हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है। ये छोटे छोटे क्यूब ज्वाइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको एक यूनिट सेल जो है वो आप लोगों को, सॉरी, एक क्रिस्टल लैटिस जो है 3D में आपको जनरेट होता हुआ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब ये यूनिट सेल कौन सा है भाई, हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है। तो देखो यहां पर कुछ ना कुछ लेंथ भी है भाई इसकी, है ना, जिसको हम लोग इंटरफेशियल सॉरी जिसको हम लोग एजेस बोल रहे हैं, ये एजेस हैं इसके, तो बिल्कुल सही बात। ए बी सी आर एजेस, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। इंटरफेशियल एंगल्स मेरे पास प्रेजेंट है, कौन कौन से वाले भाई, इसको बोल दिया अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो ये बेसिकली हमारे यूनिट सेल को क्या कर रहा है भाई, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो ये यूनिट सेल के बारे में समझ में आ गया भाई। डिपेंडिंग ऑन द एजेस and interfacial angles there are 7 types of crystal system, and depending on the type of unit cells along with crystal system there exists total 14 type of lattice which are known as Bravais lattice। मतलब क्या है भाई, जरा ध्यान सुनना। इन एजेस और एंगल्स को वेरी करवा करके हमने जो भी सॉलिड्स ऑब्जर्व किए हैं वो टोटल 7 टाइप के होते हैं, है ना। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और इसी के साथ साथ एंड डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ यूनिट सेल अलोंग विथ क्रिस्टल सिस्टम, तो उसमें टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने आते हैं भाई, टोटल मिलाकर के हमारे पास टोटल 14 टाइप्स के लैटिस आते हैं, जिसको ऑब्जर्व किया था कि साइंटिस्ट ने, और उनका नाम पर यह चीज पड़ी है, दीज आर नोन एज ब्रेविस लैटिस। तो ये चीज ध्यान रखना, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम, और उनके अंदर अगर हम लोग काउंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल अलोंग विद द क्रिस्टल सिस्टम, सो देयर एग्जिस्ट टोटल 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिकली 14 टाइप्स ऑफ लैटिस बेसिकली विच आर नोन एज ब्रेविस लैटिस, है ना। मैं आगे चल करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लो इसकी। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास है हमारा प्रिमिटिव सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जरा ध्यान सुनना, अभी मैं क्या बात करना जा रहा हूं यहां पर। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है सर? वो छोटा से छोटा अरेंजमेंट जिसको 3D में क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो वो जनरेट कर देगा एंटायर लैटिस को, है ना, वो यूनिट सेल होता है वही हमारे पास। अब सबसे पहले हमारे पास है प्रिमिटिव यूनिट सेल और विच इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्या है भाई, यहां पर एक यूनिट सेल बनाया मैंने कुछ इस तरीके का और एटम्स का अरेंजमेंट किया। तो जो एटम्स हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, सो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, हमारा प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई भाई। शॉर्ट में एस सी करके भी लिखा होता है, एस सी सी भी लिखा होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। सो वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी क्लियर। याद रखना क्या होता है भाई, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? देखो भाई, एक प्रिमिटिव होता है, एक सेंटर्ड होता है। प्रिमिटिव में ये ऊपर वाला कैटेगरी आ गई, अब सेंटर्ड में नीचे वाले जो भी पढ़ाऊंगा वो आएंगे, ठीक है। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब क्या है भाई, यहां पर कॉर्नर कॉर्नर पर भी रखो एटम्स को और एक एटम बॉडी सेंटर पर भी रखो, है ना। पूरी ये रही बॉडी और बॉडी के क्या रख दिए भाई, एक सेंटर पर एक एटम रख दिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और देखो भाई, और देखो क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। ये क्या होता है सर? सो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ द ईच फेस। एटम्स जो है वो कहां कहां रहेंगे भाई, कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे और सेंटर ऑफ द ईच फेस। टोटल फेसेस कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस पर अभी एटम प्रेजेंट रहेंगे, फेस के सेंटर पर, है ना, और कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम एंड सेंटर्ड की बात करते हैं। एंड सेंटर्ड की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एंड सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये हो जाएगा बेसिकली एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस। कोई भी एक दो अपोजिट फेस ले लो और उनके सेंटर पर डाल दो, कुछ इस तरीके से, है ना। सो दिस इज बेसिकली नोन एज एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है भाई, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और मिला करके 14 ब्रेवेइस लैटिस जो है वो हमारे पास पॉसिबल होते हैं। तो ये रहे भाई, जरा ध्यान से देखो, एनसीईआरटी देखोगे तो आराम समझ भी आ जाएगा, है ना, उसमें बना भी रखा है भाई बिल्कुल। ओके, जैसे क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हमारे पास पॉसिबल होते हैं, जरा उनको सुनना भाई। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये वाली चीज है। ठीक है, जरा ध्यान से मन लगा के समझते जाना और इसको आप लोगों को याद भी रखना होगा। इस सीक्वेंस में ही याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि इस सीक्वेंस में आप लोग याद रखो तो भाई आपको आराम से याद भी हो जाएगा। सुनना जरा ध्यान से। जैसे देखो, एज लेंथ वाली बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको मेरी यूनिट सेल जो है वो दिखाई थी, है ना। ये रही यूनिट सेल, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब इनको वेरी करवा के देखो तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो मिलते जाएंगे। सर वेरी हम कैसे करवा रहे हैं? सबसे पहला है क्यूबिक। एक क्यूब को इमेजिन करो। सर क्यूब जो होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए और ए बोल लो, है ना। मतलब तीनों की तीनों जो एजेस होंगी वो क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। ठीक है, सो क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी। और जरा सोचो तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यूब को क्या कर लो भाई, अज्यूम कर लो, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि सर जो भी तीनों साइड्स हैं वो बराबर हैं और जो भी तीनों एंगल हैं वो भी क्या है, बराबर हैं, है ना। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90। अब इनसे शुरू करते हुए आप लोगों को ये चीजें आराम से याद हो जाएंगी। देखो भाई, एनसीईआरटी में थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो चेंज है ना। यहां पर आपका थोड़ा सा सीक्वेंस जो होगा वो चेंज किया है मैंने, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। ठीक है, देखो a इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी। अब क्या करो, एक को काट दो, a इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब क्या करो, दूसरे को भी काट दो, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये लो हो गया सर, 3 याद हो गए सर, सिंपल। अब इस अरेंजमेंट को रिपीट कर दो,
ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। अब देखो भाई, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी। सर ये तो पहले वाला अरेंजमेंट रिपीट हो गया, याद हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, सेम सेम चीज, ठीक है। सो ये सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये वाली चीज अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, ये कर लिया सर हमने। अब क्या करो, नेक्स्ट टर्म पे एक को काट दो, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट वो 90 के बराबर नहीं है सर, तो ये वाली चीज याद हो गई भाई। उसके बाद वाले तो आप लोगों को एज इट इज याद रखने ही पड़ेंगे भाई, है ना, इसके लिए मैं और कोई ट्रिक नहीं दूंगा। ओके चलिए भाई, तो यहां तक की चीजें जो हैं वो अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे सो आपको इस क्यूबिक की कैटेगरी में 3 टाइप की यूनिट सेल दिखाई देंगी अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, और टेट्रागोनल में देखोगे तो 2 दिखेंगी, ऑर्थोरोम्बिक में 4 दिखेंगी, रोम्बोहेड्रल में 1 1 2 और 1 दिखेंगी भाई, है ना। टोटल काउंट करोगे तो आपको टोटल 14 पॉसिबल ब्रेवियस लैटिस जो है वो दिखेंगे, है ना। और ये याद करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, ठीक है भाई। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, एनालिसिस करने जा रहे हैं किसका, हम एनालिसिस करने जा रहे हैं भाई हम हमारे यूनिट सेल का हम यहां पर हम बेसिकली एनालिसिस करेंगे। जरा ध्यान से मन लगा के सुनते जाना और समझते जाना भाई। चलो एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सर अगर हम सिंपल क्यूबिक की बातें कर रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक का बेसिक मीनिंग क्या हुआ भाई, तो सर सिंपल क्यूबिक का बेसिक मीनिंग यह हुआ कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। एटम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट है सर, एटम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर वाली पोजीशन पर क्या है, प्रेजेंट है, और कहीं भी वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है भाई, चलो बना दिया ये मैंने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है, क्लियर। चलो भाई अब जरा ध्यान से देखना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर आखिर कितने एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो सोचो एक ये कॉर्नर है, भाई, है ना। अगर सोचो मैंने इसको ऐसे सोचो, एक बॉल है, उस बॉल को अगर मैंने ऐसे 4 पार्ट में काटा तो क्या एक पार्ट मुझे अंदर का ये 25% देगा या नहीं देगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात भाई, जरा सोच के देखो, मैंने इसे इस तरीके से क्या किया है, कट किया है, राइट। सो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, जरा सोच के देखो, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, है ना। सो देखो अगर यहां पर अगर हम बात करते हैं सो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, बेसिकली 1/8 होता है, 1/8 होता है कंट्रीब्यूशन, मतलब इस एटम का 1/8 पार्ट जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो क्लियर, ओके। टोटल ऐसे सर हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो सर ऐसे टोटल हमारे पास प्रेजेंट है 8 एटम जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, ये बकायदा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात। और बात करते हैं क्या हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिक मीनिंग यह होता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो इसको क्या कर रहे होंगे भाई, बेसिकली टच कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल टच कर रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे भाई हमारे। अब जरा सोचो, ये रहा एक एटम, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ नियरेस्ट से नियरेस्ट कौन है, तो सर इसके नियरेस्ट से नियरेस्ट है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला नीचे, यही तो है सर, 3 ही दिख रहे हैं। तो बेटा यहां एक और यूनिट सेल अगर ऐसी जोड़ दूंगा, एक ऊपर भी जोड़ दूंगा 2 ठोक, तो अब बताओ कितने दिखेंगे भाई, सर ये 1, ये 2, ये 3। इसी तरीके से सर हम यहां पर चलेंगे तो ये रहेगा 4, इसी तरीके से सर अगर हम यहां चलेंगे तो ये रहेगा 5, और बोर्ड के बाहर चलेंगे अगर इस तरीके से तो ये रहेगा हमारा 6, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, इसके सबसे पास वाले कौन है, अगर ये लेंथ a है तो इसके सबसे पास वाले कौन है भाई, जो a डिस्टेंस पर होंगे, है ना।
तो ये वाली बात वेरी वेरी इजी। तो भाई ये वाली चीज हो गई। टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए, इसके 6 हो गए सर। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया सर हमारा यहां पर 6 हो चुका है सर। मैंने बोला बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी इजी। ओके भाई चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड द रेडियस ऑफ द एटम। एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम के बीच में बेसिकली क्या रिलेशन जो है वो हो जाएगा, क्या रिलेशन हो जाएगा भी जरा देखो। तो देखो ये है हमारा, ये तो अभी मैंने दूर दूर बना करके बताया है भाई, ये बिल्कुल ऐसे चिपके हुए रहेंगे दो एटम, ये बिल्कुल ऐसे चिपके हुए रहेंगे। तो जरा सोचो, जरा ध्यान से सोचो, एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पर, उसका जो रेडियस है एटम का वो r है, और वो जो एज लेंथ है वो क्या है भाई हमारा a है। ठीक है, तो जरा सोचो, सो अगर मैं a निकालना चाहूं तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ r इसे बोल दूं क्या? अगर मैं a निकालना चाहूंगा तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ r बोल दूं क्या इसको? सोचो जरा, इसका आधा पार्ट बिल्कुल यहां तक आ जाएगा, इसका आधा पार्ट बिल्कुल यहां तक आ जाएगा। सो 2 टाइम्स द रेडियस, उनको ज्वाइन करने पर क्या मुझे वो एज लेंथ मिल जाएगी? तो बिल्कुल सही बात, a इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर। अब आते हैं क्या किस पर हम लोग, अब आते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर। पैकिंग फ्रैक्शन बोल लो, पैकिंग फ्रैक्शन बोल लो, या फिर परसेंटेज के टर्म में पैकिंग एफिशिएंसी बोल लो, है ना। सो पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जो भी एटम्स अंदर प्रेजेंट होंगे उनका वॉल्यूम कितना होगा भाई, और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे भाई यहां पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, सर इस यूनिट सेल के अंदर अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसके कॉर्नर्स पर ही एटम प्रेजेंट होंगे, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो सर एक ही एटम प्रेजेंट है, और वो एक एटम जो तो हम पैकिंग फ्रैक्शन की बातें कर रहे थे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल और अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है भाई, जरा ध्यान सुनना, अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बातें कर रहा हूं अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बातें कर रहा हूं तो यहां पर ये क्या चीज हो जाएगी, टोटल z नंबर ऑफ एटम्स थे, तो बिल्कुल सही बात, हर एक एटम का वॉल्यूम कितना था सर 4/3 पाई आर क्यूब था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्या मैं इसे a क्यूब बोल लूं क्या? तो बिल्कुल सही बात। ओके, z क्या था भाई हमारा यहां पे, सर पूरे उस सिंपल क्यूबिक में हमारा एक ही एटम जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है भाई, इंटू क्या करेंगे यहां पर हम 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहां पर a क्यूब करेंगे। सर a क्या था सर हमारा, a आपने अभी अभी हमें बताया, कैसे बताया भाई a मैंने, जरा ध्यान सुनो, जरा ध्यान सुनो, ये रहा वो हमारा एज, है ना, वो एज के अलोंग ये वाली चीज जो है ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, सो बेसिकली सोचो, ये एज है, ये अगर एज है और दोनों के सेंटर से मिलकर के ही बन रहा है ना। सो बेसिकली ये रहा आर, ये रहा आर, तो a इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा 2r आ गया भाई। ठीक है, तो क्लियर। ओके, जरा अब गौर से सुनना, a इज इक्वल्स टू 2r आया सर, तो मैं इसको 2r का क्यूब लिख सकता हूं सर, तो बिल्कुल सही बात, r क्यूब यहां से कट जाएगा। ठीक है, और आफ्टर सॉल्विंग दिस जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल करके आता है वो आता है 0.524, या फिर परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस बोलूं, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस बोलूं तो कितना बोल लूंगा भाई मैं, 52.4% जो है वो बोल लूंगा। तो जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस को क्या बोलते हैं भाई हम, वॉइड स्पेस, ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 47.6% सर हमारा खाली वाला स्पेस हो जाएगा, दिस इज माय वॉइड स्पेस। ठीक है,
चलो भाई, तो ये वाली बात बहुत ढंग से, बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अब एक चीज मैं लिखता हूं यहां पर, मोर विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर विल बी द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ऐसे लिख लो, मोर विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन, देन द स्ट्रक्चर, then the structure is more compact, structure is more compact, है ना। ऐसे समझ लो, टोटल अवेलेबिलिटी थी 100%, उसमें से 52.4% ही भरा हुआ है भाई, और बाकी अभी नहीं भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, हायर इज द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर कॉम्पैक्ट और क्लोजली पैक्ड विल बी द लैटिस। ठीक है, ये बात तो सर हमने अभी बता दी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पर, हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके देता हूं। अभी अभी मैंने आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी थी भाई। क्या होता है भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो जरा सोचो, एटम्स प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, एटम्स जो है वो क्या होंगे भाई, कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे सर। साथ ही साथ जो एटम्स है ना, वो और कहां पर प्रेजेंट होंगे भाई, हमारे बॉडी सेंटर पर सर हमारे एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, और ले लो सर तो ये रहा हमारा चार। ओके, जस्ट अ मिनट, ये रहा हमारा चार, ये रहा हमारा पांच, ये रहा 6, ये रहा 7, और ये रहा हमारा 8। ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, डायग्राम अच्छा हो नहीं हो, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे आगे, अब बढ़ेंगे आगे। एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ एटम जो है ना वो हमारे बॉडी सेंटर पर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मतलब ये बॉडी के अंदर रखाया हुआ है, ऐसा समझो, बॉडी के अंदर रखाया हुआ है भाई। ठीक है, सो चलो अब मैं बात करता हूं अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की, तो वो कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास। सोचो जरा, एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई हमारे, सोचो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 1/8 है, 1/8 इंटू 8, और प्लस, प्लस क्या करूंगा भाई, 1 करूंगा। क्यों प्लस 1 करूंगा, क्योंकि सर कॉर्नर में प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है ना। सो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का, और कितने टोटल एटम है कॉर्नर वाले, तो सर 8 एटम है कॉर्नर वाले, तो आपने 1/8 इंटू 8 लिख दिया। पर सर जो बॉडी सेंटर वाला है वो तो बिल्कुल अंदर ही बैठा हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा पूरा है ना। तो क्या होगा भाई यहां पर 1 + 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। CN शॉर्ट में बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, सबसे कम डिस्टेंस पर जो नाइबर रखे हुए हैं वो वाले। जरा सोचो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं भाई इसकी, ये बीच वाला एटम, सो इस बीच वाले के सबसे ज्यादा पास में कौन कौन से वाले एटम्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं सर, एक ये रहा, 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 और ये रहा। टोटल 8 एटम जो है इसके सबसे पास में है, जिनका डिस्टेंस क्या होगा भाई, इससे सेम सेम टाइप का होगा, है ना। तो ये वाली बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई यहां पर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 8। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई हमारा, बकायदा 8 हो जाएगा सर। कोई भी घबराने वाली बात, डरने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इस ए को ना छोटा कर लेना, इस ए को छोटा कर लेना भाई। ए और आर के बीच में रिलेशन, ए क्या है सर, ए है सर हमारी एज लेंथ, ए है हमारी एज लेंथ, और आर क्या है भाई हमारा, आर को भी छोटा कर लो तो बेटर हो जाएगा। आर की अगर बात करें तो आर क्या हो जाएगा भाई हमारा, रेडियस। ठीक है सर, समझ गए। अब जरा सोचो, अब जरा बात को जरा समझो, तो बात क्या है भाई। अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आपको आराम से चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ये रहा एक एटम, ये रहा भाई हमारा दूसरा एटम, और ये रहा हमारा वो तीसरा एटम। ठीक है, ऐसे करके मैंने एटम्स जोड़े। जरा सोचो, ये एटम कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर वाला है, और ये मिडिल वाला है।
इनके मैंने बॉडी डायगोनल लिया। बॉडी डायगोनल मतलब क्या हुआ भाई, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को मैंने लिया, तो ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे भाई, बिल्कुल ऐसे करके, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, सर बॉडी डायगोनल जो होता है, अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो भाई। सो क्या ये √3a हो जाएगा क्या? सभी लोगों ने जूनियर क्लासेस में ये चीज पढ़ी हुई होगी भाई। बॉडी डायगोनल की अगर बात करते हैं, तो बॉडी डायगोनल की अगर बात करते हैं तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, तो भाई वो वाला डिस्टेंस हमारे पास बकायदा हो जाएगा √3a वाली चीज। अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखूं बॉडी डायगोनल, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, √3a, √3a एज लेंथ का √3 टाइम्स, है ना। अब जरा देखो, ये r है, ये r है, और ये पूरा कितना है, ये 2r है सर, ठीक है। सो टोटल मिलाकर के हुआ क्या सर, 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल √3a हुआ। तो क्या मैं यहां से a इज इक्वल टू 4/√3r बोल दूं क्या? जरा सोच के देखो भाई, a इज इक्वल टू 4/√3r हम बकायदा बोल देंगे सर। तो ये वाली बात भी मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। सो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, जरा ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि टोटल स्पेस अवेलेबल में से कितना स्पेस भरा हुआ है। सो पैकिंग फ्रैक्शन वही चीज z इंटू 4/3πr³ अपॉन क्या करेंगे भाई, यहां पर a³ करेंगे सर। z क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इंटू एक एटम का वॉल्यूम, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो तो क्यूब है सर, और अगर वो क्यूब है तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, a³ हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे यहां पर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कितने प्रेजेंट थे सर, हमारे 2 प्रेजेंट थे, ठीक है। तो 2 इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई, हम यहां पर a³ कर देंगे, और अगर a³ करेंगे, a क्या होगा 4/√3r, 4/√3r का होल क्यूब करेंगे सर, ठीक है। और जब आप लोग इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास कितनी, ये वैल्यू निकल करके आती है हमारे पास 68%। कितनी निकल करके आती है भाई हमारे पास, 68% निकल करके आती है, ठीक है। जरा एक बार देखो, फिर हम करते हैं कंटिन्यू। ये हो गई हमारी क्या 68%। सो दिस इज, अच्छा अरे पैकिंग फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को हम लोग लिख देते हैं कितना 0.68, फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं कितना 0.68। और अगर परसेंटेज स्पेस की बात करते हैं जो कि फील्ड है ना, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस की बात करते हैं, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास, तो बेटा ये हो जाएगा बेसिकली 68%। सो बचा हुआ स्पेस क्या है, परसेंटेज वॉइड स्पेस है। वॉइड स्पेस मतलब क्या है भाई, बेसिकली खाली वाला स्पेस है। परसेंटेज वॉइड स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32%, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली किसके लिए, हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो आराम से बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं, FCC की अगर हम बात करते हैं, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल कितना हो जाएगा सर, तो जरा ध्यान से देखना। Z की अगर हम बात करते हैं, अच्छा चलो पहले FCC बना लेते हैं भाई, है ना, ये रहा सर और ये रहा, ओके चलो भाई। तो जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना, मन लगा के देखना, सुनना जरा ध्यान से कि क्या होगा। ये रहा और ये रहा, ठीक है भाई, सुनना जरा ध्यान से। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है सर वो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या मीनिंग हुआ, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, ठीक है भाई। चलो तो ये रहे हमारे कॉर्नर वाले एटम्स, ये रहे हमारे कॉर्नर वाले एटम्स, राइट। और कहां रहेंगे भाई, और एटम्स जो हैं सर वो हमारे फेस सेंटर पर भी रहेंगे, ठीक है। चलो ले आते हैं, ये रहा 1,
ये रहा सेकंड एट द फेस सेंटर, ये रहा थर्ड एट द फेस सेंटर, ये रहा पीछे वाले पर एट द फेस सेंटर, ये रहा इस वाले पर एट द फेस सेंटर, और ये रहा इस वाले पर एट द फेस सेंटर। हाँ भाई, दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट चलो कोई बात नहीं, इतने तो बना लिए, इतना तो काफी है भाई, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ऐसे समझ लो ना, चलो मैं सिंपल बना करके दिखाता हूं। ये एक रहा फेस सेंटर, दो रहा फेस सेंटर, तीन रहा फेस सेंटर, चार रहा फेस सेंटर, नीचे पांच, और पीछे वाले फेस पर कितना रहा भाई, 6, है ना। अब तो दिखाई दे रहा है क्लियर क्लियर, ठीक है। सो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और फेस सेंटर पर प्रेजेंट है सर, है ना। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। सोचो फेस सेंटर में, सोचो कोई बॉल रखी हुई है, उसको काटोगे तो भाई आधा पार्ट अंदर आधा पार्ट बाहर, मतलब फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 50% है, आधा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो चलो भाई, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर इनसाइड अ यूनिट सेल कितना हो गया, हाफ, 50%। और कितने ऐसे फेस सेंटर है हमारे पास भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है हमारे पास। सो हाफ इंटू क्या कर देंगे हम यहां पर, 6 कर देंगे, और प्लस कॉर्नर्स, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है सर 1/8, मल्टीप्लाइंग इट बाय टोटल कितना कर देंगे हम, 8 कर देंगे, क्योंकि 8 एटम प्रेजेंट है हमारे कॉर्नर में, तो ये वाली बात हो जाएगी भाई। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ z फॉर अस, और अगर ये निकालना चाहें तो ये आ जाएगा भाई बेसिकली हमारे पास 4। एफसीसी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल इज बेसिकली अवर 4। ओके, अब अगर हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बातें करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, याद रख लेना इस वैल्यू को, वैसे तो समझ में भी आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, इसका टोटल मिलाकर के 12 होता है सर, इसका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे होता है सर 12, इस वाले एटम को चूज करो, इससे इसकी 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 डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा भाई, सेम होगा। ऐसे ही 4 ये फेस सेंटर वाले और 4 इसके ऊपर फेस सेंटर वाले, टोटल मिलाकर के कितना हो गया भाई, 12 हो गए क्या, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल्स टू 12, ठीक है, वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी इजी। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ओके चलो भाई, ए और आर के बीच में रिलेशन, इसको छोटा छोटा लिख लेना आप लोग, है ना। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर अगर बात करते हैं तो मैं एक फेस सेंटर अगर बनाता हूं, ये रहा भाई मेरा फेस सेंटर, और अगर मैं यहां पर देखता हूं डाल करके मेरे एटम्स, तो मुझे किस तरीके से वो चीजें जो है वो दिखाई देंगी, जरा ध्यान से देखना। ये रहा भाई हमारा एटम जो हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ओके, ये रहा वो एटम जो हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और ये रहा वो एटम जो हमारे फेस सेंटर पर क्या है बेसिकली प्रेजेंट है। डायग्राम अच्छा हो ना हो, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे आगे। ये रहा सर वो वाला कॉर्नर पे, और ये रहा हमारा वो फेस सेंटर पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। ओहो चलो ओके, हाँ भाई, सो दिस इज इन दी कॉर्नर, दिस इज इन दी कॉर्नर, एंड दिस इज इन दी फेस सेंटर। हाँ भाई, मान लेना ना हाँ कि ये फेस सेंटर पर है और ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो ये जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, चलो 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 चलो, ये जुड़े हुए हैं। अब ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे भाई हम, ये जुड़े हुए हैं मान लेना, है ना, ये जुड़े हुए हैं बेसिकली, राइट। ऐसे दूर दूर मत कर लेना, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलो भाई जरा ध्यान सुनना, जरा ध्यान से सुनना कि यहां पर क्या हो जाएगा सर। सो यहां पर हो कुछ यूं जाएगा कि ये डिस्टेंस है r, ये है 2r और ये है r, ये सारे के सारे जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। चलो तो सोचो यहां पर क्या हुआ सर, r 2r और r, है ना, ये फेस सेंटर है, एक फेस है और कुछ भी नहीं है ना। सो 4r इज इक्वल्स टू, अगर ये एज लेंथ a है, ये एज लेंथ a है, तो सोचो ना ये एज लेंथ, ये बेसिकली ये डिस्टेंस कितना होगा फेस सेंटर का, लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या ये √2a निकलेगा क्या, तो बिल्कुल सही बात। सो 4r बेसिकली √2a के बराबर है ना। तो क्या मैं यहां से a इज इक्वल्स टू 2√2r बोल दूं क्या, तो किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। a इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 2r आ चुका है सर, ठीक है भाई, 2r आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल।
अगर हम इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बातें करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाता है भाई? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, राइट? सो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो z नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो प्रेजेंट थे, इनटू क्या करते हैं भाई, एक एटम का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया हमारे पास? एक क्यूब हो गया सर, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है वो 4 है ना? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इज 4, इंटू करेंगे यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन करेंगे यहां पर क्या? ए क्यूब। अब ए क्या हो जाएगा भाई हमारा? ए हो जाएगा 2√2r, दिस विल बी 2√2r और इसका कर देंगे हम बेसिकली क्यूब, ठीक है। सो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.74, डायरेक्ट याद रखना 0.74, या फिर अगर हम बोले परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, तो वो कितना हो जाएगा भाई? 74% हो जाएगा। और अगर बात करते हैं किसकी? परसेंटेज वॉइड स्पेस की, वॉइड मतलब क्या होता है भाई? खाली स्पेस, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? 68% के आसपास ये हो जाएगा सर। सो नाउ दिस विल बी वेरी वेरी इजी, बहुत बहुत आसान चीज, ठीक है भाई। चलो, तो ये वाली बातें मेरे ख्याल समझ में आ गई होंगी। इसे एक बार देखो और फिर हम बढ़ते हैं आगे, इसे एक बार देखो फिर हम बढ़ते हैं आगे, राइट? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके भाई, चलो तो अब बढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं भाई आगे। अब देखना डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? सर डेंसिटी हम लोग निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम करके। टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट थे वहां पर? तो सर z नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे इनटू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई हम यहां पर? हमारा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल करेंगे, है ना? यही तो होगा ना भाई हमारी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी, जैसे मान लो 4 एटम प्रेजेंट थे तो z की वैल्यू 4 हो गई, है ना? तो चलो डेंसिटी हो गई सर अब z, मास ऑफ वन एटम। सोचो एन नंबर ऑफ एटम्स का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास, राइट? एन एटम्स के मास को क्या बोलते हैं भाई हम? हमारा मोलर मास बोलते हैं। तो सर एक एटम के मास को हम क्या बोलेंगे? सर क्या हम इसे मोलर मास डिवाइडेड बाय एन नहीं बोलेंगे क्या? तो बिल्कुल सही बात, ठीक है भाई। तो Zm बाय एन और नीचे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब। तो फॉर्मूला क्या निकला भाई डेंसिटी का? सर डेंसिटी का फॉर्मूला निकला Zm बाय ए क्यूब एन। सारी डेफिनेशन वेरी वेरी क्लियर। डेंसिटी होती है Zm बाई ए क्यूब एन। Z क्या है सर? हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। FCC के लिए 4, BCC के लिए 2, सिंपल क्यूबिक के लिए 1। M है हमारा मोलर मास, Na है हमारा एवोगैड्रोस नंबर और A है हमारा बेसिकली एज लेंथ, है ना? सो ए क्यूब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो गया। जरा एक बार इसे देखो और फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम बढ़ेंगे भाई आगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखने वाले हैं क्या हमारा? क्लोज पैकिंग ऑफ द यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से देखते जाना। क्लोज पैकिंग, सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1D, वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग मतलब चलते जाना, बस ये रहा एक एटम के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करके एक डायमेंशन में, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्लोज पैकिंग। जो लैटिस पॉइंट है वो क्या है भाई? मेरे स्फीयर है। जैसे देखो इसका एक डॉट 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 इस तरीके से लगा दो। सो डॉट डॉट लगाते जाओगे तो आपको एंटायर लैटिस जनरेट होता हुआ ऐसे करके दिखाई देगा भाई। तो ये तो बेसिकली क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन हो गया, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं किस पर? अब हम आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मतलब इधर भी जाना और ऊपर भी जाना, ठीक है भाई। चलो ये देखो, जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर मैंने जमाता गया तो क्या होगा भाई यहां पर? सर ये बनेंगे हमारे स्क्वायर क्लोज्ड पैक। देखो भाई ये रहा। अब ये चारों एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक,
देखो ये भी ए वाली लेयर है, जैसी ये लेयर है वैसी ही ये वाली लेयर, जैसी ये लेयर वैसी ये वाली लेयर, और जैसी वो लेयर वैसी ये वाली लेयर, सारी की सारी लेयर्स क्या है भाई, बेसिकली सेम है, ए। अब जब मैं सबको जोड़ करके देखूंगा तो क्या मैं यहां पर एक स्क्वायर बना पा रहा हूं क्या, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, मेरा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इसे मैंने क्या बोल दिया भाई, मेरा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोल दिया। अब जरा सोचो, ये जो एटम्स रखे हुए हैं, अगर इनके ये डिप्रेशन में मैंने अगर दूसरी लेयर बिछा दी तो ये बी टाइप की लेयर बन गई, ये कुछ दूसरे टाइप की लेयर बन गई, ये पहले टाइप की लेयर नहीं है। तो यहां पर क्या होगा भाई, इसको मैंने ए लेयर बोल दिया, इसको मैंने बी वाली लेयर बोल दिया, इसको मैंने अगेन ए वाली लेयर बोल दिया, इसको मैंने अगेन बी वाली लेयर बोल दिया। ठीक है भाई, जरा सुनो, ए बी टाइप की लेयर। अब जरा इस एटम को चूज करो और इसके जितने भी नियरेस्ट नेबर्स हैं उनको जरा जोड़ करके देखो, तो क्या आपको यहां पर एक हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल सही बात। और इसे हमने क्या बोल दिया भाई, हमारी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग वाली चीज जो है ये हमने बकायदा बोल दी। कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जरा ध्यान से सुनना, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। अभी अभी हमने एक स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ली थी जो 2 डायमेंशन में चल रहा था। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम क्लोज पैकिंग करने वाले हैं 3D पे। 3D में देखो हम क्या करेंगे भाई, in this type of closed packing the layers are arranged in such a way that the atoms of upper layer lie exactly above the atoms of the lower layer। जैसी एक लेयर है नीचे वाली, ये देखो ये पूरा नीचे वाली एक लेयर हो गई भाई, जैसे समझ लो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो क्या 3D में इंटरलेटिस जनरेट होगा। सो क्लोज पैकिंग इन 3D, स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स मैंने ली यहां पर और उसको ज्वाइन करते गया। अब यहां पर देखोगे तो आपको एक क्यूब टाइप का बनता हुआ यहां पर दिखाई देगा अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो, है ना। सो हमने इसे क्या बोल दिया भाई, हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली चीज बोल दी। ठीक है सर, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, जरा इस बात को सुनना भाई, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर मतलब इसका यूज करते हुए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो 3D लैटिस जनरेट करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर के जस्ट ऊपर पहली वाली लेयर को क्या कर देना, प्लेस कर देना। तो वहां पर क्या बनेगा भाई, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर ऑक्यूपाई द डिप्रेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। सो पॉसिबिलिटी क्या है भाई, प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ये वाली चीज हम लोग कर रहे हैं। अब उसमें भी हमने क्या किया है, उसमें भी हमने क्या किया है भाई, प्लेसिंग द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर ऑक्यूपाई द डिप्रेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब ये एक लेयर बिछाई हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक वाली, है ना, और उसके ऊपर ऐसे डाला कि वो जो बीच में ऐसा करके स्पेस बन रहा होगा ना, उस स्पेस में मैंने एटम्स डाल दिए। तो उस टाइप की चीज अगर मैंने यहां पर की है, सो ऐसा करने पर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे भाई कि 2 टाइप की वर्ड्स जो है वो क्या होती हैं यहां पर जनरेट होती हैं, है ना। 2 टाइप की वर्ड्स क्या होती है यहां पर जनरेट होती है, ऐसा समझ लो, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं यहां पर एक काम करूं, अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बैठा दूं, है ना, ये ऑलरेडी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर थी मेरी, एक लेयर रही होगी भाई, इसके डिप्रेशन में अगर मैंने एटम्स बैठा दिया, तो क्या आप अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके देखेंगे, जैसे ये 3 एटम रखे हुए हैं उसके ऊपर एक ऐसा, अगर उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात। तो 2 टाइप के वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं भाई, जनरेट होते हैं। अब जरा सोचो, इसके नीचे भी क्या होगा, ऐसा ही एक एटम होगा भाई, है ना। सो इस तरीके से आप लोग जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे एक बार अपनी बुक में, तो आप लोग को आराम से दिखाई भी देगा कि 2 टाइप के वर्ड्स जो है वो जनरेट होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां पर टेट्राहेड्रल बन रहा होता है, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाली चीज जो है वो होती है। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एटम्स को ज्वाइन करके देखना तो टेट्राहेड्रल बनता हुआ भी दिखेगा,
इस तरीके का, और आपको ऑक्टाहेड्रल बनता हुआ भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा सर ऑक्टाहेड्रल बनता हुआ? ये वाली चीज। चलो भाई, ऑक्टाहेड्रल आप लोग कैसे बनाते हो बेसिकली? सो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वाली चीज है भाई। चलो, तो ये वाली चीज भी वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो टाइप के वर्ड्स जो है वो जनरेट होती हैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब इफ देयर आर n एटम्स इन अ क्लोज्ड पैकिंग, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है क्लोज्ड पैकिंग में अगर वो n है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितनी होंगी भाई? n होंगी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। और अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है अगर वो n है, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है वो कितनी हो जाएंगी? ट्वाइस हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी भाई। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को देखो, अपनी बुक में भी एक बार देखना, तो आपको आराम से ये चीजें जो है ये समझ में आ जाएंगी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल्स टू डबल द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लेसिंग द थर्ड लेयर अबाउ द सेकेंड लेयर। प्लेसिंग द थर्ड लेयर अबाउ द सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रखना, थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रखना। ओके, पर कैसे रखना भाई? जैसे वो क्या कर दे, उनके टेट्राहेड्रल वर्ड्स को क्या कर दे? बिल्कुल बिल्कुल कवर अप कर दे। ठीक है, तो जरा इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ भाई, है ना, इस वाले को छोड़ दो, इस वाले पर फोकस करो, और इस वाले पर क्या करो? फोकस करो। सबसे पहले कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जैसे देखो यहां पर देखना क्या करेंगे भाई, ये किया मैंने, ये वाला देखो, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, जैसे ही मैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स को क्या करूंगा भाई? कवर करूंगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हम, यहां तक की पॉइंट जो है वो क्लियर थे भाई। टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर जनरेटेड, बेसिकली टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इफ देयर आर n एटम्स इन अ पैकिंग, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी n होंगे, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे? जस्ट उसके डबल होंगे, 2n। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो, है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? सो भाई टेट्राहेड्रल वर्ड्स को डबल कर देना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एज इट इज रहने देना। ठीक है, चलो भाई, अब प्लेसिंग द थर्ड लेयर अबाउ द सेकेंड लेयर। प्लेसिंग द थर्ड लेयर अबाउ द सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करना। सो दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्यूबिक क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट, है ना। मैं दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स वाला जो है वो ये वाला अरेंजमेंट है हमारा, HCP वाला अरेंजमेंट है, जो आपको बेसिकली यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा भाई। ठीक है, चलो, तो ये वाली चीज अभी कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आप लोग सिर्फ ये वाला फिगर देखेंगे, ये वाला फिगर। ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को क्या करना भाई? बेसिकली कवर करना। अगर हम इसकी बात करते हैं, सो जो अरेंजमेंट बनेगा, सोचो ये रहा हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो बनेंगी, वो कुछ बनेंगी यहां पर बनेंगी भाई, है ना, बिल्कुल सही बात, यहां पर बनेंगी सर, यहां पर बनेंगी, यहां पर बनेंगी। इनको कवर करने के लिए देखो, जैसे ही मैं यहां डालूंगा तो भाई ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का शेप मुझे दिखने लगेगा, है ना। सो इस टाइप का कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड। सो जब इस टाइप का अरेंजमेंट हम फॉलो करते हैं, किस टाइप का अरेंजमेंट सर? ए बी टाइप का अरेंजमेंट जब हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। सो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं भाई? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं। देखो भाई, ये एक हेक्सागन बना, ये एक हेक्सागन बना, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो आपको एक हेक्सागोनल यूनिट सेल टाइप का वहां पर दिखने लगेगा। ठीक है भाई, सो इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। लिख देता हूं मैं यहां पर, दिस इज बेसिकली अवर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कैसे अरेंजमेंट में होगा भाई? जब हम लोग ए बी टाइप का अरेंजमेंट बैठाएंगे, है ना, तब हमारा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनेगा। सर इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? तो बेटा जरा इसमें खुद ही निकाल करके देखो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हो जाएंगे, जरा सोचो।
आराम से आंसर जो है वो आ जाएगा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने होंगे। सो आप लोगों को यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये वाले एटम्स हैं, ये और ये, इनका कंट्रीब्यूशन होता है कितना, 1/6 का, है ना। 6 पार्ट में तोड़ दिया तो 1/6 का कंट्रीब्यूशन अंदर में होगा। ये सर ये फेस सेंटर टाइप का है, इसका कंट्रीब्यूशन आधा होगा। वैसे ही नीचे, सो टोटल मिलाकर के कितना हुआ जरा देखो सर, 1/6 वाले टोटल है हमारे पास कितने, 12। बिल्कुल सही बात। ये फेस सेंटर टाइप वाले हैं सर हमारे पास 2। बिल्कुल सही बात। और सर साथ ही साथ हमारे पास ये 3 जो अंदर में बैठे हुए हैं बी, ये तो कंप्लीटली इस यूनिट सेल के हैं, अंदर वाले हैं ना ये। अगर सोचो ना भाई ये ब्लू वालों को ज्वाइन करके एक यूनिट सेल बनाया, तो बी वाले तो सर सारे के सारे अंदर में आएंगे, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन तो कंप्लीट होगा। अगर उनका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा तो ये हो गया 1 × 3, और अगर ये वाली बात है तो ये हो गया भाई 2 + 1 + 3, सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 6। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हियर इज इक्वल्स टू 6। पूरा 6 जो है यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा भाई। अगर मैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो ये होता है सेम एफसीसी टाइप का 0.74, या फिर परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस अगर बोलना चाहो, सो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इज बेसिकली अवर 74%। और अगर बात करते हैं किसकी, परसेंटेज वॉइड स्पेस की बात करते हैं, सो ये हो जाएगा अगेन 26%। ठीक है भाई। सो पहले हमने HCP के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना। फिर अब आएंगे हम लोग CCP के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड वाली चीज क्या बताता है भाई, हमें HCP के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जब हम AB टाइप का अरेंजमेंट बना रहे होते हैं तो। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली चीज भी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी इजी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे आगे, जरा ध्यान से मन लगा करके सुनते जाना। ओके चलिए, हां, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जब हम लोग एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या करते हैं भाई, यहां पर कवर करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ सर, जरा गौर से देखो भाई, आप लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी यहां पर दिखाई दे जाएगी। सोचो 3 एटम्स ऐसे हैं और 3 एटम्स उसके जस्ट अपोजिट हैं, तो क्या जब वो ऐसे रखे होंगे तो आपको एक बीच में एक ऑक्टाहेड्रल जनरेट होता हुआ दिख रहा है क्या? सभी को दिखना चाहिए भाई, एक ऑक्टाहेड्रल जनरेट होता हुआ। ऐसे करके सोचो, ये रहा, ये रहा और ये रहा, कुछ इस तरीके का, ऐसा सोच लो भाई। तो सर एक ऑक्टाहेड्रल जो है ना वो जनरेट होता हुआ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पर देखो जो अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा कुछ ABC टाइप का अरेंजमेंट। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि AB अरेंजमेंट करता तो सर वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड भरने वाली बात हो जाती है ना। ABC अरेंजमेंट करेंगे तो सर वो वाली चीज जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने वाली बातें होंगी, राइट। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 वाली चीज है ना, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चलो भाई, सो यहां पर जो अरेंजमेंट बनता है ABC टाइप का अरेंजमेंट बनता है, राइट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग FCC बोल सकते हैं या फिर इसे हम लोग CCP बोल सकते हैं। CCP मतलब क्या होता है भाई, हमारा क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसे हम क्या नाम देते हैं भाई, हमारा क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल नाम देते हैं, राइट। अगर इसकी बात करें भाई, सो पैकिंग फ्रैक्शन वही वाली चीज है 0.74 या फिर 74% ऑक्यूपाइड, ये बोल लो। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा या पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छे से वो भरा रहेगा, उतना एफिशिएंट वहां पर क्या होगा भाई, वो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाली चीज भी मेरे ख्याल से वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी क्लियर। एक बार देख लो तो मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज बता देता हूं, शॉर्ट में मैं आपको एक चीज जो है वो मैं बता देता हूं। अच्छा ओके चलिए भाई, अब बढ़ेंगे आगे, अब बढ़ेंगे आगे। हाँ भाई, एक चीज और,
सर अगर इनमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना, 12। काउंट करके देख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 जो है वो निकल आएगा भाई, ठीक है। चलो तो वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। ओके, पढ़ते हैं आगे। यहां पर भी बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आ जाएगा भाई, है ना। एफसीसी है ना, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 फिक्स है। ओके चलिए अब बढ़ेंगे आगे, इतनी बातें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ओके भाई चलो, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। ओके ये एफसीसी है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। एफसीसी में आखिर हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहां पर होती है, ये बात करना, ठीक है भाई। सो जरा अगर हम एक बात सोचें कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहां पर हो जाएगी। एक सेकंड, अच्छा इससे पहले एक चीज और जो मुझे बतानी थी। अगर कभी आपको ए बी चलो या फिर ऐसे ले लो, ए बी और ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट, अगर आपको कभी अरेंजमेंट में ऐसी चीज जो है वो दिखे, ए टाइप का अरेंजमेंट, ए बी टाइप का अरेंजमेंट, या फिर ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, ए को हम लोग बोलेंगे हमारा सिंपल क्यूबिक वाली चीज, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ए बी की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक वाली चीज। और ए बी सी वाली अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे भाई, हमारी सीसीपी, या फिर इसे एफसीसी का भी हम नाम दे सकते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल लो, बात क्या है भाई, बराबर हो गई। चलो समझ में आ गया सर यहां पर। ओके अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। लोकेशन आखिर क्या होती है भाई टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो जरा देखना बहुत ध्यान से। टेट्राहेड्रल वॉइड, ईच बॉडी डायगोनल contains टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हर एक बॉडी डायगोनल जो होता है वो क्या कंटेन करता है भाई, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंटेन करता है, ठीक है भाई। चलो जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर किसके एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, ठीक है। जरा देखना यहां ध्यान से, ये मैंने एक अरेंजमेंट लिया, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में मैंने क्या किया है, मैंने एक ये बड़ा सा क्यूब लिया, ऐसे सोचो, ये जो बड़ा सा क्यूब लूंगा और मैं इसको 8 छोटे छोटे मिनी क्यूब्स में क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। लिख देता हूं भाई यहां साइड में, डिवाइड इनटू 8 स्मॉल मिनी क्यूब्स। 8 छोटे छोटे मिनी क्यूब्स के अंदर इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे सर, एक ऐसा कर लो और एक ऐसा कर लो, टूट गया 8 मिनी क्यूब में। अब हर एक मिनी क्यूब का सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब, सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब विल रिप्रेजेंट, सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब विल रिप्रेजेंट अ टेट्राहेड्रल वॉइड। सोचो ना भाई, खुद ही सोचो, ये वाली चीज रही, ये वाली चीज थोड़ी, सर हमें एक मिनी क्यूब मिल गया। मिनी क्यूब की लेंथ कितनी होगी भाई, जरा सोचो, मिनी क्यूब की लेंथ पूरे बॉडी डायगोनल की आधी होगी, है ना। मिनी क्यूब की लेंथ कितनी होगी भाई, पूरे बॉडी डायगोनल की आधी होगी, ठीक है। यहां से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा भाई, आधा होगा, √3a/2 बॉडी डायगोनल का आधा। अब उसके भी आधे पर प्रेजेंट होगी क्या हमारी, क्या होगी भाई हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, √3a/4 हो जाएगा भाई, ठीक है। सो √3a/4 फ्रॉम द कॉर्नर, डिस्टेंस बोल लूं अगर मैं तो वो कितना हो जाएगा भाई हमारा, √3a/4 फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर से इतने डिस्टेंस पर ये वाली चीज जो है वो रहेगी भाई, ठीक है। तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल समझ में आ गई होंगी, राइट। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन के बारे में सर पता चल गया। इट इज प्रेजेंट इन ईच बॉडी डायगोनल विच कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलिए
अब बढ़ेंगे आगे, अब बढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए भाई शुरू करेंगे। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट। तो ये वाली चीज भाई आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी, है ना। और अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर हम बातें करते हैं, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहां कहां पर होती है। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन होती है एज सेंटर पर होती है सर, प्लस 1 एट दी बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखना भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहां कहां होती है, एज सेंटर पर होती है सर, और 1 एट दी बॉडी सेंटर। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर हम लोग बातें करेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कितना हो जाएगा भाई सर, 8 हो जाएगा। 8 मिनी क्यूब है, हर एक में एक एक हो गई, तो टोटल 8 हो जाएंगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, एज सेंटर पर और 1 एट दी बॉडी सेंटर। सोचो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है सर, 1/4 होता है एज का कंट्रीब्यूशन। सो 1/4, टोटल कितनी एजेस हैं भाई हमारी, 12 हैं सर, ओके। और 1 एट दी बॉडी सेंटर का 1 हुआ, सो टोटल मिलाकर के 4 हो जाएंगी हमारी क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जरा याद करो, मैंने बोला था अगर जितने एटम्स हैं उतनी ही नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एफसीसी के केस में Z की वैल्यू होती है 4, होती है नहीं होती है भाई, Z की वैल्यू 4 होती है सर, बिल्कुल सही बात। अगर Z की वैल्यू 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी, जितने नंबर ऑफ एटम्स, है ना, सो 4 ही होंगी सर। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी सर, जस्ट डबल हो जाएंगी, तो वो कितनी हो गई भाई हमारी, 8 हो गई, ठीक है। सो पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, ओके। इसको बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ओके भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं किस पर, डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन क्या होता है, तो चलो भाई इस पॉइंट को जरा ध्यान से गौर से सुनते जाना कि ये क्या चीज होती है। डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन मतलब जैसा वो होना चाहिए था वैसा वो ना हो करके कुछ और तरीके का होगा, इसी को तो डिफेक्ट बोलते हैं भाई, ठीक है। चलो, 2 टाइप के डिफेक्ट बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, एक को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सो अगर इरेगुलरिटी है अलोंग अ लाइन, पूरे लेटेस्ट पॉइंट्स के अराउंड क्या है भाई, अगर इरेगुलरिटी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा लाइन डिफेक्ट बोलेंगे सर। और इरेगुलरिटी अराउंड अ पॉइंट तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे सर। मेनली हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है भाई, चलो तो उसकी शुरुआत करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, इरेगुलरिटी अराउंड अ पॉइंट। तो अगर मैं इसकी बातें करता हूं सो इसको अगेन मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक्चुअली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है भाई। एक हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होता है, जिसके बारे में मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा भाई, इस चीज को, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, ओके। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से सुनते जाना। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है सर, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है बेटा जैसे 1:1 वाली चीज या 1:2 वाली चीज ये मेंटेन रहे, है ना। तो स्टोइकियोमेट्री क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे FeO क्या है भी 1:1 की चीज है ना। सो स्टोइकियोमेट्री क्या है, वहां पर मेंटेन्ड है सर, बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री इज मेंटेन्ड, राइट, तो बिल्कुल सही बात। और अगर बात करते हैं किसकी, अगर बात करते हैं किसकी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होगा भाई, जहां पर स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड नहीं रहेगी। जैसे देखो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है भाई कि नो चेंज इन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, अगर उस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में हम उसे डाल रहे हैं तो। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे, अगर वहां पर क्या होगा भाई, स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई, वहां पर चेंज हो गई, तो उसे हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। अब चलो सबसे पहले हम आते हैं किस पर, वैकेंसी डिफेक्ट पर, ओके। यहां एक चीज और लिखनी चाहिए भाई हमें, इसे बोलते हैं क्या हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। जरा ध्यान सुनना, एक होता है क्या हमारा वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है भाई हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। 4 तरीके से डिफाइन करूंगा, ध्यान सुनते जाना भाई। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये क्या होता है सर, जरा गौर से सुनते जाना भाई। सबसे पहले अगर बात करें
तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक को बोलते हैं हम क्या, हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है सर? व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर वैकेंट, जब कुछ वैकेंट लेटिस साइट्स क्या होंगी भाई, हमारी खाली पड़ी होंगी। ठीक है भाई, जैसे देखो एक मान लो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है और इसमें क्या है भाई, यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, बट ये वाली साइट मान लो क्या रह गई, ये वैकेंट रह गई, है ना। और यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, मान लो ये वाली साइट क्या रह गई, वैकेंट रह गई। वैकेंसी का मतलब क्या होता है भाई, कहीं खाली छूट जाना। तो सोचो अगर कहीं खाली छूट जाएगा, अगर वहां पर एटम प्रेजेंट नहीं है, सो बेसिकली क्या मैं ये बोल दूंगा कि मास कम हुआ, मास कम हुआ, और बेसिकली क्या होगी भाई, वॉल्यूम तो उतने का उतना ही है, सो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली यहां पर डिक्रीज हो जाएगी सर। तो बिल्कुल सही बात, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी भाई इन दी वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी हो गई, खाली हो गया, है ना, तो वो वाली चीज है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये क्या होता है भाई, व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेंगे भाई, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब क्या है भाई, सेम इसी टाइप का अरेंजमेंट समझो, सेम इसी टाइप का अरेंजमेंट समझो, सेम यही कर रहे थे हम लोग। यहां पर तो प्रेजेंट है ही है, यहां पर तो प्रेजेंट है ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है भाई। साथ ही साथ मान लो यहां इंटरस्टिशियल साइट में अगर प्रेजेंट हो गया, तो सोचो मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, वॉल्यूम तो उतने का उतना ही है सर, है ना। तो क्या मैं यहां बोल दूं कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई होगी? तो बिल्कुल सही बात, राइट। तो पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। चलो भाई, तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है ये समझ में आ गया। बट ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये किसके लिए होते हैं भाई, हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। ये दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं भाई, हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। अगर हमें आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन करना है तो हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं भाई, हम उन्हें बोलते हैं हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, और उन्हें हम बोलते हैं हमारा क्या, फ्रैंकेल डिफेक्ट, है ना। दीज आर फॉर आयनिक कंपाउंड्स, दीज डिफेक्ट्स आर फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनके लिए वैकेंसी और इंटरस्टिशियल वर्ड जो है हम यूज नहीं करते हैं, इनके लिए हम लोग शॉर्ट की या फिर फ्रैंकेल डिफेक्ट वर्ड जो है ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये शॉर्ट की और ये रहा क्या, हमारा फ्रैंकेल। ठीक है, जरा ध्यान सुनना। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस टाइप के डिफेक्ट में आखिर होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। शॉर्ट की डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ, मैं क्या बोला भाई, आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन कर रहे हैं सर। आयनिक कंपाउंड में सर क्या होंगे, केटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे सर। सो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। जैसे देखो भाई यहां पर ये वाली चीज है, इक्वल नंबर में केटायन और एनायन का मिस हो जाना, है ना। इक्वल नंबर में केटायन और एनायन का मिस हो जाना भाई, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट बोल देंगे। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो भाई क्या है, इक्वल नंबर में केटायन और एनायन क्या होंगे, यहां से मिस हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर। ओके, अगर केटायन और एनायन मिस हो गए, गायब हो गए भाई, तो क्या मैं बोल दूं मास कम हो गया, वॉल्यूम तो उतने का उतना ही है, तो क्या बोल दूं, डेंसिटी कम हो गई। सो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी भी। सोचो जो पॉजिटिव चार्ज भी गया, नेगेटिव चार्ज भी गया, दोनों इक्वल नंबर में गए, है ना। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, वो मेंटेन रहेगी भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज स्लाइटली इंप्रूव्ड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, वहां होल्स क्रिएट होंगे, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स इन विच केटायन एंड एनायन हैव सिमिलर साइज और कंपाउंड्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ऐसे इतना ही याद रखो भाई, इतना ही समझो। This type of defect is shown by the compounds in which cation and anion have similar size or compounds. एक सेकेंड, क्या बोला? This type of defect is shown by compounds in which cation and anion have similar size or compounds. अच्छा, next point. This type of defect is shown by the compounds
इन विच केटायंस एंड एनायन हैव सिमिलर साइजेस। जब केटायंस और एनायंस का लगभग लगभग सिमिलर साइज होगा तो भाई ये वाला डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, ये वाला एग्जांपल आप लोग आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया सर, ठीक है। मतलब एक चीज याद रखने वाली बस क्या है इसमें, ये डिफेक्ट वो शो करते हैं जहां पर क्या होगा भाई, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जो होंगे वो क्या होंगे, अपने लेटिस साइड से क्या होंगे भाई, मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये क्या होता है भाई, यहां पर इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है कि केटायन जो होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके कोई एक इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, किसी दूसरे की पोजीशन को जाकर के ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे मैंने यहां पर बताया ना, जैसे देखो भाई ये वाली चीज है, कहां गया कहां गया कहां गया, अच्छा एक सेकेंड। ओके, दिस इज फॉर शॉर्ट की, ये शॉर्ट की के लिए लिखना भाई, और ये लेना आप लोग फ्रैंकल के लिए। ओके, तभी आई वाज थिंकिंग, ठीक है, ये लेना आप लोग फ्रैंकल के लिए और ये लेना आप लोग किसके लिए, शॉर्ट की के लिए। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई, ये शॉर्ट की के लिए है, ये फ्रैंकल के लिए है। मतलब देखो क्या हुआ भाई, अपनी ओरिजिनल साइज से केटायन छोटे साइज का होता है ना जनरली, अगर एनायन केटायन के साइज को कंपेयर करें तो केटायन जनरली छोटा होता है, छोटा होता है तो अपने साइज अपने पोजीशन को छोड़ देगा और एक इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो दिस इज बेसिकली फ्रैंकल डिफेक्ट। और अगर बात करते हैं किसकी, हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा सर, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में सर इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जो है वो मिसिंग होंगे। तो देखो मिस हुआ मिस हुआ और मिस हुआ मिस हुआ। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये पॉइंट भी वेरी वेरी क्लियर। शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इज मिसिंग। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक छोटा आयन जो कि जनरली केटायन होता है अपने ओरिजिनल लैटिस साइड को छोड़ेगा और किसी एक इंटरस्टिशियल साइड को जाकर के क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है भाई, अब सोचो सर वो केटायन कहीं गया तो नहीं है तो आखिर वो वहीं अंदर में ही है ना। सो भाई यहां कोई भी डेंसिटी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो वहीं का वहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी क्या, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी भाई, क्योंकि केटायन गया कहीं थोड़ा नहीं है, अकेला होकर के कहीं बाहर थोड़ी ना चले गया है ना, तो वो तो वहीं का वहीं है सर। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज स्लाइटली इंप्रूव्ड। चलिए भाई ठीक है, दिस डिफेक्ट इज शोन व्हेन साइज ऑफ एनायन इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ केटायन। अगर एनायन का साइज केटायन के साइज से कंपैरिजन में जब बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, वो अपनी ओरिजिनल साइज को अपनी ओरिजिनल स्पेस को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, है ना। और जैसे अगर एग्जांपल ले लें तो ZnS ले लो भाई, S-2 बहुत बड़ा हो गया कंपैरिजन विद Zn2+, तो छोटे साइज का आयन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ेगा और कोई एक जाकर के इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अवर फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके भाई, चलिए समझ में आ गया होगी बात। एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है भाई, AGBR जो होता है ये दोनों के दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्या करता है, शो करता है। याद रखने वाली बात, ठीक है भाई। शॉर्ट की डिफेक्ट इज मोर frequently observed as energy required to create Schottky defect is less as compared to the Frankel defect. ओके चलिए भाई, तो ये दोनों पॉइंट्स तो बेसिकली याद रखने वाली ही चीज है, इसमें बताने वाली कोई खास बात है नहीं। ओके चलिए अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बातें हो गई है ना, पॉइंट क्लियर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पर क्या होगी भाई, मेटल की स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसमें दो टाइप के डिफेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं भाई। एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और एक हो जाएगा मेटल की डेफिशिएंसी, मतलब मेटल कम हो जाएगा, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या हम हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में हम यहां पर बातें करेंगे, तो जरा सुनना ध्यान से क्या होती है भाई ये चीज। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। कौन कौन से भाई, when an anion leave its normal lattice side and the vacancy created by an anion is occupied by electron to maintain the electrical neutrality। जब क्या हो, सबसे पहला है भाई हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो जब कोई एनायन
अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके बाहर चले गया और उसकी जगह पर कौन आ गया, तो सर उसकी जगह पर आ चुका है हमारा अगर एक इलेक्ट्रॉन, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, यहां पर एक्साइट करेगा और यहां पर क्या होगा भाई, हमें अलग अलग कलर जो है वो दिखाई देंगे, है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, एफ सेंटर वाली चीज जो है वो बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा एफ सेंटर वाली चीज जो है वो बोलते हैं। जब एनायन अपनी एक ओरिजिनल लैटिस साइट को छोड़ करके चला जाए, और मतलब ऐसे देखो, ऐसे सोचो कि NaCl के क्रिस्टल को जब हम क्या करते हैं भाई, सोडियम के वेपर्स में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, Cl माइनस जो है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाता है और Cl माइनस अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके चले गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया भाई, वो उसकी लेटेस्ट साइड को ऑक्यूपाई कर लिया। अब वो इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या कर रहे हैं भाई, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, वहां पर कलर आ रहा है ना। तो भाई एफ सेंटर इस चीज को हम लोग बोलते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई सर। इसकी वजह से NaCl येलो कलर का दिखाई देगा, LiCl सर हमें पिंक कलर का दिखाई देगा, KCl सर हमें KCl जो है वो वॉयलेट या फिर लिलैक कलर का दिखाई देगा, है ना। तो ये सब उसी एफ सेंटर की वजह से ही है भाई। मतलब ओरिजिनल पोजीशन से एनायन ने अपनी साइड छोड़ी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाली बात कर रहे हैं भाई, उस पोजीशन को किसने ऑक्यूपाई किया है, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है, वो ऑसिलेट वगैरह करेगा और कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो चलो भाई ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ेंगे आगे, जरा ध्यान से सुनते जाना। ओके, द वैकेंसी occupied by electron is known as color center and F center and is responsible for the color of the crystal। ये तो सर आपने हमें अभी अभी बता दिया, एफ सेंटर उसी चीज को हम लोग बोलते हैं भाई, राइट। तो चलो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा केटायन occupy interstitial site in the lattice and to maintain electrical neutrality electron occupy adjacent interstitial site। मतलब क्या है भाई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाली बात हो रही है। सो एक तरीका और होता है इसका, सर वो कौन सा तरीका होता है, सो जब एक एक्स्ट्रा केटायन जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है भाई, इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर के एक इलेक्ट्रॉन भी बैठेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सर मेंटेन हो गई, है ना। बट वहां पर क्या हो गया, हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाली बात जो है वो हो गई, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड वाला केस ले लो, इसमें यह चीज हमें देखने को मिलती है भाई। और इस रीजन से जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है भाई, येलो कलर का हो जाता है। पहले व्हाइट था, अब क्या हो गया भाई, वो येलो हो गया, ठीक है। सो व्हेन ZnO इज हीटेड तो क्या होगा भाई, Zn2 प्लस जो है वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेंगे और उस तरीके से क्या होगा भाई, बेसिकली यहां पर ZnO जो है हीट करने पर व्हाइट से क्या हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाली बात। अब बात करते हैं किसकी, हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वाली बात करते हैं सर। सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन दी फॉलोइंग टाइप्स। मतलब इनमें क्या किया जाता है भाई, ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है जब एक केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट। जब क्या होगा भाई, मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल की कमी हो जाना, है ना बेसिकली। सो व्हेन अ केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट। सोचो अगर एक केटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से क्या हो गया भाई, मिस हो गया, एक सेकेंड, okay, when a cation is missing from its normal lattice site, okay, just a minute, ओके तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी हो जाना सर बेसिकली, है ना, ये वाली बात है। ओके, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना। सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग टाइप।
जैसे FeO बोल लो, NiO बोल लो, इनमें क्या किया जाता है भाई, ये ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक डायग्राम भी बना रखा है भाई, मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल का गायब हो जाना है ना बेसिकली, व्हेन अ केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेटिस साइट। उसकी ये नॉर्मल लेटिस साइट थी भाई, मान लो FeO की बात कर रहा हूं मैं, तो Fe+2 मान लो वहां से क्या हो गया भाई, गायब हो गया, है ना। सो मेटल की क्या होगी भाई, कमी हो गई, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से सोचो अगर Fe2+ अगर वहां से गायब हो गया तो क्या Fe का अमाउंट कम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है ना। और यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई, कुछ Fe0.93O, Fe0.94O, 95O, 96O, कुछ इस टाइप का कंपाउंड जो है वो बन जाता है, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है वो बन जाता है भाई, राइट। तो ये वाली चीज है भाई। चलो, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अदर केटायन एक्वायर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग आगे चल करके इंप्योरिटी डिफेक्ट का नाम दे देंगे अभी, ठीक है। चलो, this type of defect can only be shown by compound in which metal atom can show variable valency। जब मेटल एटम जो है वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है भाई, जब मेटल एटम वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है तभी ये वाली चीज जो है ये बनेगी, है ना। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड इन लैटिस, बट इन जनरली नॉट ऑब्जर्व इन लैटिस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एनायंस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है ना, बताने वाली कोई इसमें कोई बात नहीं है। ओके चलिए, तो ये वाली चीज जो है ये वेरी वेरी क्लियर। एक लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। तो भाई एक बहुत ही बढ़िया सी चीज, NaCl को जब डोप किया गया विद SrCl2, मतलब ऐसा मतलब NaCl में SrCl2 मिला दिया गया। अब सोचो जैसे जैसे क्या होगा भाई, मतलब अगर एक Na+ नहीं, चलो अगर एक Sr2+, SrCl2 में क्या है भाई हमारा Sr2+ है ना, अगर एक Sr2+ आएगा तो उसकी जगह 2 Na+ को वहां से निकलना पड़ेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा भाई, वहां पर वैकेंसी वाली चीज जो है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सो इंप्योरिटी को मैंने इंपोज किया, ये SrCl2 इसके लिए क्या किया भाई, एज अ इंप्योरिटी काम किया, क्योंकि एज जैसे जैसे Sr+2 गया वैसे वैसे NaCl जो है क्या हो गया, वहां से Na+ जो है क्या हो गया, वहां से बाहर निकल गया। एक Sr2+ के बदले 2 Na+ की रिक्वायरमेंट लगेगी टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और वैकेंसी वाली चीज जो है वहां पर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली एन इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट वाली पॉइंट भाई वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट ये वाली चीज जो है ये आप लोग ऑलरेडी अपने फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ चुके हो भाई। सेमीकंडक्टर वाला पार्ट जो है उसमें आप लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ोगे, है ना। सो डबल 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 पढ़ाने को कोई भी मतलब नहीं रहेगा, है ना। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, 5 टाइप के मटेरियल्स होते हैं भाई बेसिकली, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, है ना। तो इतनी चीजें जान लो। डीप में स्टडी इसके बारे में आप लोग आपके सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में फिजिक्स में बढ़िया तरीके से करोगे भाई। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो वाली सारी चीजें सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में आप लोगों की आएगी, राइट। तो चलिए इसी के साथ हम हमारा ये वाला चैप्टर जो है इसे करते हैं ओवर, एंड थैंक यू ऑल, सी यू इन दी नेक्स्ट वन। चलिए बाय बाय ऑल।